नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसे आप जानते हैं कि हमारे डायलॉग मंच का जो मोटिव है वो मोटिव है कि आपको सिलेक्टेड जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शन दे सके, आपको मोटिवेशन दे सके, तो डायलॉग मंच इसके लिए कार्यरत है, कार्य करता है। और आज उसी क्रम में एक स्टार जो अभी हाल ही में 2021 में 17 सितंबर को आए सीजीपीएससी के रिजल्ट में 8वीं रैंक पाकर प्रॉपर पीएससी में सिलेक्टेड हुई हैं। मैं थोड़ा सा पहले मैम का आपको परिचय करा दूं। अर्शी मिश्रा जी हमारे साथ में है। आपने 2016 के पीएससी में भी अपना सिलेक्शन लिया था, लेकिन उस समय रैंक थोड़ा सही नहीं मिली थी। लेकिन इस बार काफी परिश्रम करके आपने 8वीं रैंक को क्या किया है, हासिल किया है। इससे पहले मैम ने एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी कार्य किया है, करीब 2 साल उन्होंने कार्य किया है। इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में भी मैम ने कार्य किया है। और गत इस समय हम बात करें तो वर्तमान में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कार्यरत है और अभी 8वीं रैंक आई है। जैसे हम जानते हैं कि अभी मेरिट लिस्ट आई, जब फाइनल सिलेक्शन होगा तब भी मैम का अच्छा सिलेक्शन होगा। तो मैम आपको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू। मैम पहला तो प्रश्न आपसे यही करना चाहेंगे कि 99 से 8वीं तक का सफर, यानी कि कहाँ 99 रैंक थी और वहां आपकी 8 रैंक आई है, इस सफर के बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारा जो यूथ है, व्यूअर्स है, फ्रेंड्स है, उसको कुछ जानकारी मिले कि कैसे इस रैंक को हम वृद्धि करें। मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था, जब 99 रैंक आई थी मेरी, जी तो तब कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स ये मेरे लिए बिल्कुल नए थे, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में थी मैं, उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। मैंने एसएससी से सिलेक्शन लिया था लास्ट 2 में। तो जो जिसमें 99 रैंक आई थी 16 पीएससी में, उसमें मेरा पूरा फोकस इसी पे था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट क्लियर करूं, सो दैट मैं एक रैंक ले पाऊं। तो तब वो फोकस था। उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ, मैंने उसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, जी तब मैंने अपनी तैयारी इम्प्रूव की। जो मेरे वीक एरियाज थे, 2-3 पेपर थे, मैंने उनको पहले कंसेप्चुअली पढ़ा। जो बेसिक होता है वो क्लियर किया पहले। देन फिर जब वो सब्जेक्ट्स मेरे स्ट्रांग हो गए, तो जो ऑलरेडी स्ट्रांग थे उन पे भी वर्क किया, सो दैट उनके मार्क्स बढ़े तो मैं एक रैंक सिक्योर कर पाऊं। देन फाइनली मेरा रैंक इंप्रूव होके 99 से 8 रैंक आ गया। जी मैम, मैं थोड़ा सा पूछना भी चाहूंगा कि जो आपका वीक पोर्शन था, वो वीक पोर्शन कौन थे और आपको उन्हें कैसे इंप्रूव किया, क्योंकि व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को काफी मदद मिलेगी भाई। वीक जो पोर्शन हर अभ्यर्थी का, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, कोई ना कोई पोर्शन वीक होता ही होता है। किसी का हिस्ट्री वीक है, किसी का ज्योग्राफी वीक है। जैसे आपका, जब मैं ग्रेजुएशन देख रहा हूँ तो आपने कंप्यूटर साइंस से भी किया जी हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप साइंस बैकग्राउंड के थे। तो हिस्ट्री तो आपके लिए एकदम ऐसा लगता होगा, हिस्ट्री पॉलिटी तो ऐसे ही साइंस बैकग्राउंड के अभ्यर्थी के लिए रहता है। लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए साइंस टेक है, जनरल साइंस है, उनके लिए वो टफ होता है। तो मुझे थोड़ा सा मैं ये बताइए कि जो आपका वीक पोर्शन था उसको आपने कैसे बेटर किया। कंसेप्चुअल, अगर पहले हम हिस्ट्री की बात करते जी हैं, हिस्ट्री का कंसेप्ट मेरा काफी दिन तक डेवलप नहीं हुआ था, और मुझे बहुत दिन तक फियर था। अगर आप अभी भी मुझे पूछेंगे तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आपको सबसे ज्यादा नर्वसनेस होता है, तो इट वुड स्टिल बी हिस्ट्री। अभी भी मुझे हिस्ट्री का ही लगता है। जी तो जैसे मेरे एक फ्रेंड और कलीग ने सजेस्ट किया था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए करके, तो जी मैंने हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ा था, जिससे मुझे मेंस आंसर राइटिंग में हेल्प मिली थी। मुझे कई बार ऐसे होता है कि कोई क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर्स हमको नहीं आते हैं, तो जी उसमें एनसीईआरटी मुझे लगा बहुत हेल्प करता है कि आपको उसका पढ़ा हुआ, बिकॉज द लैंग्वेज एकदम इजी होता है, आप कुछ ना कुछ आप रिकॉल कर पाते हो जो आपका एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है। तो हिस्ट्री में मैं कहूंगी एनसीईआरटी ने मुझे बहुत हेल्प किया। इकोनॉमिक्स के अच्छे हमारे पास बुक्स अवेलेबल है। वो बुक्स जी का 2-3 तरह के सोर्स से और बार बार सोर्स करने पे मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरा वीक था, बट लक्ष्मीकांत ही मैंने फॉलो किया था फर्स्ट टाइम भी। बट एक बार 2 बार ही मैं रीड कर पाई थी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने का टाइम था प्री और मेंस के बीच में तब। जी तो उसमें मैं कहूंगी कि उतना अच्छा मेरा अंडरस्टैंडिंग उसका नहीं डेवलप हो पाया था। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप लिखते हो तो आप बिल्कुल वो टर्म्स यूज करें, अदरवाइज यहाँ पे उसके मार्क्स नहीं होते हैं। आप अगर लिख भी रहे हो, आप समझ भी ठीक रहे हो, तो एज लॉन्ग एज आपको कीवर्ड्स यूज नहीं करते, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं।
तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैंने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ी, बहुत ज्यादा बार पढ़ी, तो अब मुझे वो एरिया की भी दिक्कत थोड़ी कम हो गई। मैम, दो प्रश्न ये मेरे यहाँ पे बन रहे हैं आपसे। एक तो लक्ष्मीकांत, जी, जैसे बताया जाता है कि वो प्री के लिए तो हाँ बड़ी अच्छी बुक है, उसमें आप हाँ प्री तो अच्छे से कर लेंगे, लेकिन मेंस के लिए जो कंटेंट हमको चाहिए होता है लिखने के लिए, वो लक्ष्मीकांत हाँ में कम मिल पाता है। तो आपने मेंस जी। के लिए कैसे उसको मैनेज किया लक्ष्मीकांत से? यहाँ पे अभी जो सीजीपीएससी का मेंस है, जी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के मार्क्स का वेटेज काफी कम हो गया है। अब जी, कॉन्स्टिट्यूशन और पबएड मिला के 50 मार्क्स का होता है। तो जी, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बहुत ज्यादा उसमें इन डेप्थ जाएं, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है। इनफैक्ट पबएड का भी बहुत लिमिटेड सोर्स ही मैंने और मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल लिमिटेड सोर्स फॉलो किया था। पबएड के लिए हम लोगों ने कोचिंग का मटेरियल रेफर किया था। एक डेस्टिनी आईएएस की बुकलेट निकाली गई थी, क्योंकि जी, अगर मार्क्स का वेटेज कम है तो आप उस पर बहुत ज्यादा समय दें तो वो एक तरह से वेस्टेज है। बजाय उसके उन एरियाज पे फोकस करना चाहिए जो ज्यादा मार्क्स करते हैं। तो 50 मार्क्स के लिए मुझे लगता है, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी वास्ट है, तो उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना के कि एग्जाम के टाइम आपको लक्ष्मीकांत भी ना पढ़नी पड़े, आप बिल्कुल अपने नोट्स पलटिए और फिर आप 25 मार्क्स 30 मार्क्स के लिए मुझे लगता है वो सफिशियंट है। जी। और मैम, एक प्रश्न मेरा ये है कि एनसीईआरटी आपने प्रेफर किया हिस्ट्री के लिए, तो यहाँ भी अभ्यर्थी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, ओल्ड या न्यू? मैं काफी दिन तक एक्चुअली एज अ हॉबी टीचिंग करती रही थी। तो 6 से 12 तक की जो न्यू 6 से 10th क्लास तक की जो न्यू एनसीईआरटी है, मैं उससे काइंड ऑफ ऑलरेडी फेमिलियर थी। तो मैंने जो एनसीईआरटी रिफर किया था, क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, मैं बिल्कुल ऐसे न्यू नहीं थी। तो मैंने तो 11th और 12th की जो ओल्ड एनसीईआरटी आती है, जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने वही पढ़ा था एनसीईआरटी में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता यहाँ पे, और यहाँ पे ऑप्शनल चूज करने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। आपको सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो 7 पेपर में आराम से मुझे लगता है 14-15 सब्जेक्ट हमको पढ़ने होते हैं। तो आप किसी भी चीज में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो, आपको बिल्कुल स्मार्ट वर्क करना है, टाइम मिनिमम यूटिलाइज करते हुए आपको मैक्सिमम आउटपुट देना होता है। तो मैंने 2 ही एनसीईआरटी पढ़ी थी, जो ओल्ड एनसीईआरटी थी 11th और 12th की हिस्ट्री की। ओके, आपने 3, ओल्ड एनसीईआरटी। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। मेडिवल का भी मैंने काफी सिलेक्टिव पोर्शन ही पढ़ा था जो हमारे सिलेबस को मैच करता था। मेडिवल मैंने ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ा था, मेनली एंशिएंट एनसीईआरटी मेरे को बहुत काम की लगी थी, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री वैसे भी लोग जान ही जाते हैं, मेन एंशिएंट और मेडिवल में ही दिक्कत जाती है। जी। और मैम, जो मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने स्पेक्ट्रम रेफर की थी। स्पेक्ट्रम। जी, और सारा चीजों से सिलेक्टिव ही पढ़ा था। और एक मेरे पास अरिहंत की बुक थी जो हिस्ट्री में जो एक कंसाइज था, तो बाकी जो भी चीजों का लगता था कि इसको थोड़ा पढ़ने से चल जाएगा, मैं बिल्कुल उसी को पढ़ती थी। ओके, तो आपने इनके स्पेक्ट्रम, अरिहंत और एनसीईआरटी तीन को आपने हाँ, हिस्ट्री का बेस बनाया। सिलेक्टिव, एक, लेकिन सिलेक्टिव। बिल्कुल, मुझे दो बातें इस बात से पता चला कि आपने वीक पोर्शन कैसे स्ट्रॉन्ग किया। एक तो आप सिलेक्टिव रही, और आपने पूरा स्ट्रेटेजिक तरीके से, जैसे आप 50 मार्क्स का पॉलिटी का और पबैड का पार्टिसिपेशन था, तो आपने वो स्ट्रेटेजिकली क्या क्या उसको डील किया कि ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम में काम चलाना है। मैम, आपके मैं मार्क्स देख रहा था पूरे 7 पेपर्स के, तो मेरा एक क्यूरियोसिटी हो रही थी कि फोर्थ पेपर में तो 147 मार्क्स आपके आए, और पेपर नंबर 7 में आपके 93.5 मार्क्स। तो एक तो ये कि फोर्थ पेपर में अच्छे मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, ये कैसे कमाल हुआ, और 7 पेपर में कुछ कमी रह गई, तो दोनों थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा व्यूअर्स के लिए। जी, पहले 4th पेपर की बात करते हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं काफी दिन तक एज अ हॉबी टीचिंग करती थी, जब मेरी जॉब नहीं लगी थी तब। तो जी, मेरा साइंस और मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। प्लस मैं एक एसएससी एस्पिरेंट थी पहले, तो ओके, उसमें बहुत ज्यादा टफ मैथ्स रहता है, 200 मार्क्स का। तो मैथ्स की तो मुझे इसमें आप कहेंगे कि बस मैंने एक जनरल प्रैक्टिस रखा कि बिल्कुल आउट ऑफ टच होके मैं सिली मिस्टेक्स ना करूं, मैंने बस उतना ही ध्यान दिया। बाकी जो फॉर्मूले थे मैंने उतने ही देखा, अदरवाइज मैंने मैथ्स के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। और लेकिन हाँ, क्योंकि ये इकलौता पेपर है अभी भी स्टिल ऐसे, और मैथ्स वाला जो साइंस मैथ्स का 4th पेपर है, यही 2 पेपर अभी स्कोरिंग बचे हैं। बाकी अगर आप सभी पेपर के मार्क्स कंपेयर करेंगे तो सबके एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस है। तो बिल्कुल, अगर आपको एक लीड लेना है तो अभी 2 ही पेपर है, ऐसे और प्लस ये साइंस मैथ्स। इसके अलावा एक और चीज है, जो ऐसे का पेपर है आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे जब मैंने 16 में ऐसे दिया था, तो मुझे 132 मार्क्स मिले थे, 130 या 132, और उस टाइम पे वो सेकंड हाईएस्ट था। पर इस बार मेरे मार्क्स आप देखेंगे तो 131 है, जो कि हाईएस्ट से काफी कम है।
तो मैं ये कहूंगी कि ऐसे प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो, मुझे लगता है आपको फोर्थ पेपर स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्टैटिक पार्ट है, उसमें कुछ भी डायनामिक पोर्शन नहीं है। साइंस है, 10th लेवल का साइंस है, एनसीईआरटी है मैक्सिमम, उसके अलावा जो स्टेट एससीईआरटी की बुक है वो है, प्लस मैथ्स बिल्कुल बेसिक है 10th क्लास का, वो इकलौता ऑप्शन है। अगर आप उसमें लीड नहीं लेंगे, आप चाहे किसी के भी मार्क्स देखिए, या तो आपको ऐसे में लीड करना पड़ेगा, या तो आपको साइंस मैथ्स में लीड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट, जैसा आपने पूछा, हम 7th पेपर पे आते हैं। 7th पेपर में मुझे काफी दिक्कत आई, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम का पेपर आया था, उन्होंने स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे फर्स्ट टाइम 7th पेपर नया इंट्रोड्यूस हुआ है, वो 18 पीएसपी में ही फर्स्ट टाइम आया था। तो जैसा पेपर कंपेयर किया, तो उस टाइम पे बिल्कुल स्टैटिक पूछा था, तो मैंने अपनी तैयारी स्टैटिक ही रखी थी, कि जो बुक्स में है, जो एक्ट्स हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्कुल नया है यहाँ के लिए, तो जो लोगों ने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, वो उनके लिए काफी ज्यादा टफ हो जाता है। दिक्कत वाला एरिया। जैसे मैंने नहीं किया कभी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर, तो मैंने स्टैटिक पोर्शन तो पढ़ लिया, बट जब पेपर देखा तो उसमें काफी ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे हुए थे, जैसे साउथ चाइना सी के बारे में, इसके अलावा इंडियो चाइना वॉर के बारे में। अगर पता होता कि ऐसा पूछ रहे, जैसे इस बार जिन्होंने 20 पीएससी दिया है, दे वर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड कि ऐसा आने ही वाला है करके, तो उन लोगों ने उस तरह से तैयारी की हुई थी। बट क्योंकि वो बिल्कुल नया, और उसमें सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं भी पूछी गई थी, वो तो मैक्सिमम लोगों से नहीं बना था। तो वो ऐसी चीजें हैं जो हम कर भी नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नहीं आता और जो इतना ज्यादा वास्ट है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब 7th पेपर में डायनेमिक इश्यूज को कवर करने की जरूरत है, वो चीज मैंने इंटरव्यू में की थी, बट क्योंकि मुझे मेंस के टाइम नहीं पता था कि वो आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए वो मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई थी कि मैं नहीं कर पाई थी, इसलिए मेरे सबसे कम उसमें थे। जी जी। नहीं, मैं क्योंकि ना मैम क्या होता है, पता चलता है कि आप टॉपर हैं, तो जो अभ्यर्थी हैं वो ऐसा फॉल्ट ना, गलती ना करें, क्योंकि हमारी अच्छी बातों से और हमारी गलतियों से ही सब सीखते हैं। दूसरा मैम एक प्रश्न और, जब मैं आपके मार्क्स देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि काफी अभ्यर्थी हैं, जैसे 708 रैंक में है फिरोज खान, उनके इंटरव्यू में केवल 35 मार्क्स, 35 मार्क्स। और मैं देख रहा था 6 रैंक के जो वर्षा बंसल जी हैं, उनके जो मार्क्स थे वो आपके इंटरव्यू में 130, और इधर फिर मैं आपका देख रहा था 95 आपके इंटरव्यू में। और मैं ये भी कैलकुलेशन कर रहा था कि अगर आपको वर्षा बंसल जी वाले नंबर मिल गए होते, तो आप सेकंड रैंक पे होती, यानी ये करीब 45 आते ही आपके 979 हो जाते, सेकंड रैंक आपका हो जाता, क्योंकि फर्स्ट रैंक 988 है। तो ये इतना वेरिएशन इंटरव्यू में कैसे मैम, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? कितना वेरिएशन, 130, 925 और उधर फिर आपका 35, इतना वेरिएशन कैसे हो जाता है इंटरव्यू में? क्या हमसे रह जाता है? और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको अभी दोबारा इंटरव्यू देने का मौका मिले, तो आप वो क्या चीज दूर करेंगे जिससे आपको 130 मिल जाए? इंटरव्यू बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। पहली बात तो मैं यही सबको कहूंगी कि आप इंटरव्यू के भरोसे मत रहिए। जो मैं हूं और बहुत लोग हैं मेरे पहचान के, जो हम लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं और जो साथ में प्रिपेयर किए थे, हमारा एक ग्रुप था, तो हम सभी ने ये सोचा ही था कि हमें इंटरव्यू के भरोसे नहीं रहना है। जो हमारे हाथ में है, मेंस के पेपर है, उसमें हमको मैक्सिमम आउटपुट देना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंटरव्यू ही अल्टीमेट रैंक डिसाइड करता है, पर मैं ये कहूंगी कि अगर मेरे मेंस में और 10 नंबर कम होते, तो इतना इंटरव्यू के मार्क्स के साथ में और बहुत पीछे होती। तो इंटरव्यू बहुत डायनेमिक चीज है, जो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं रहता है। तो इस बार मार्किंग बढ़ी है, पहले इतना रेंज में मार्क्स नहीं होते थे, पहले नैरो रेंज में मिलता था। 16 पीएससी में तो विद इन 70 से 100 के बीच में मिलता है। ठीक है, एक तरह से आप अच्छी बात भी कह सकते हैं कि आपको स्कोप दिया गया है स्कोर करने के लिए। तो मेरा इंटरव्यू ठीक ठाक रहा था, मैं अच्छा ही कहूंगी, मैंने ऑन अ बेटर साइड ही था। मुझसे ज्यादातर स्कीम्स, क्योंकि मैं सर्विस में थी, तो स्कीम्स और इस तरह से गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के बारे में ही ज्यादा चर्चा की गई थी। फिर मैं एफसीआई में थी, तो धान और एमएसपी इस तरह की चीजों को लेकर चर्चा की गई थी। तो अगर आप अब 100% इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी नहीं कि आप कभी भी 100% जानेंगे। अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कीजिए, बिकॉज इंटरव्यू में वो अल्टीमेटली आपका पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं कि कहीं आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं हो रहे हैं, आप प्रेशर हैंडल करते हुए नर्वस तो नहीं हो रहे हैं। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने अपना कंपोजर मेंटेन रखने की कोशिश की थी थ्रू आउट द 15 मिनट्स ऑफ माई इंटरव्यू। तो उसके बाद आपके हाथ में नहीं है चीजें। होता है बहुत अच्छा, कभी प्रदर्शित कर पाते हैं आप,
और सेम ही हो सकता है कि कभी आप अच्छा प्रदर्शित ना कर पाए। आप अपना बेस्ट दीजिए और इंटरव्यू को भी आप बहुत सीरियसली ले। मेरा सलाह है सबसे कि आप जो भी डाइवर्स, आप अपने बायोडेटा से क्वेश्चंस निकालिए। आपको जो भी गट फीलिंग आती है कि मुझसे ये पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मैं जब बाहर बैठी थी तो उनके, ऑल्दो मैं आरटीआई एक्ट से बहुत सालों से फेमिलियर हूँ, बट फिर भी मेरा जो रूम था उसके बाहर आरटीआई लगा हुआ था, तो लिखा रहता है सभी ऑफिसर्स के बाहर। तो मैं बैठी थी एंड आई वाज लाइक कि मैं ये पढ़ लेती हूँ, क्या पता पूछ ले। और बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं अंदर गई और उन्होंने मुझसे आरटीआई एक्ट पूरा, जो भी आपको मटेरियल कीजिए। और पर स्टिल मैं यही कहूंगी कि आप मेंस पे ज्यादा फोकस कीजिए। जी मैम, बड़ा अच्छा आपने बताया, क्योंकि मैं फर्स्ट रैंक का भी देख रहा था। अगर फर्स्ट रैंक के मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं होते तो वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके तो 90 मार्क्स इंटरव्यू में रहे जो। तो यानी कि सिंपल सा आपका मेरे को ये लगा कि मेंस पे अच्छे से प्रिपरेशन करें। मेंस हमारे हाथ में, हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू में होता है कि पता नहीं बोर्ड को कौन सी बात हमारी अच्छी लग जाए और कौन सी बात हमारी उतनी न जमे जितना हम लोग जमाना चाहते हैं। बहुत अच्छे मैम। मैम, दूसरा मेरा एक प्रश्न और आपसे मन कर रहा है पूछने का। सिविल सर्विस के बारे में जनरली धारणा है, क्योंकि जैसे हम लोग भी देखते हैं, मेरे पिताजी मुझे बोला करते थे कि बेटा आईएएस पीसीएस तो बनते हैं जिनको ईश्वर ऊपर से एक्स्ट्रा माइंड देकर भेजता है। तो एक जनरल सी धारणा है कि बहुत टफ एग्जाम है, बहुत मुश्किल एग्जाम है। आज आपको 8वीं रैंक लेने के बाद ये परीक्षा कैसी लग रही है? और जब आपने स्टार्ट किया था 2016 से पहले, जब आप एसएससी सिलेक्ट हुई थी, उसके बाद आपने जब 2016 का पहली बार प्री दिया होगा, तो उस समय आप क्या देखते थे सिविल सर्विस के बारे में? तब और आज में कितना अंतर है मैम? पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर मुझे पहले कोई मोटिवेट किया होता या कोई बोला होता कि कर सकते हो, तो मैं यूपीएससी के लिए जरूर प्रिपेयर करती। बिकॉज मैंने अपना प्रिपरेशन लेट स्टार्ट किया, जब मेरे एसएससी के अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए थे। जब मैंने 28 इयर्स की एज लिमिट क्रॉस कर ली थी, तो वहां पे मुझे अब ग्रोथ का कोई तब ऑप्शन नहीं था। तो मेरे कलीग थे जिन्होंने, जो एफसीआई में थे और जो शिफ्ट हुए थे इसी डिपार्टमेंट में पीएससी के थ्रू, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि नहीं आप करो, आप कर सकते हो। तो वो जो एक एनकरेजमेंट चाहिए रहता है कि जो, हाँ, कि आपके आसपास कोई अगर कर पा रहा है तो आप भी कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये फीलिंग जरूरी है, जिसने मुझे पहला मोटिवेशन दिया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर जब मेरी 2 महीने की तैयारी के बाद 2016 वाले में 99th रैंक आई, तो देन आई रियलाइज कि ठीक है ये फिजिबल तो है। और जब मैंने पोस्ट ले लिया, तो उसके बाद जो मेरा, क्या बोलना चाहिए, मेरा सबसे मैक्सिमम इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि मुझे एक सर्कल मिला। ऐसे लोगों के बीच में ही मैं थी जो सब लोग प्रिपेयर कर रहे थे। बिल्कुल हम डिस्कस करते थे, कई बार हम लोगों ने ग्रुप स्टडीज की, एक दूसरे के वीक एरियाज पे हेल्प भी करते थे और राइटिंग स्किल्स पे सजेशन भी देते थे, सीनियर्स थे, तो उन लोगों ने काफी हेल्प की। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे लिए बेस्ट क्या रहा, तो मेरे लिए तो यहाँ आने के बाद जो 99th रैंक से 8th रैंक तक का सफर था, मुझे लगता है शायद इन लोगों के हेल्प के बिना मैं पूरा नहीं कर पाती। तो मोटिवेशन जरूरी है, प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्शन क्या चाहिए। जब तक आपके पास वो डायरेक्शन नहीं है, तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे और उसमें फिर बस आप मेहनत ही कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा सफर, अगर आप पूछेंगे, तो 99th रैंक से 8th रैंक तक ज्यादा टफ रहा, क्योंकि 99 तक मैं बिल्कुल पहले बार में पहुंच गई थी, उसके बाद 2 बार मेरा प्री ही नहीं निकला। तो मेरे लिए प्री टफ पड़ता है थोड़ा सा, मुझे अभी भी आप पूछेंगे तो मेरे को प्री ही टफ लगता है। तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट मुझे प्री टफ लगता है बहुत ज्यादा। तो वो 2 बार प्री नहीं निकलना, फिर मेंस जब मौका मिला, तो फिर मैंने सोचा मैं इस बार अपना 100% दूंगी। मैं कंसिडर करूंगी कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है बिल्कुल। और फिर सबसे गाइडेंस लेके बहुत ज्यादा मेहनत, तो खैर सभी करते हैं, इट वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट कि बस मैंने ही की करके, बट मेहनत की थी, मैंने काफी मेहनत की थी 1 साल तक कंसिस्टेंटली। तो 99th रैंक से 8th रैंक तक का सफर ज्यादा टफ रहा। ओके, यानी कि आप कहेंगे कि एक तो प्री आपके लिए बड़ा टफ पड़ता है, लेकिन जब कहते हैं प्री, वाकई में कई स्टूडेंट का मैं देखता हूँ कि फर्स्ट रैंक में पहली बार में सिलेक्शन हो गया, फिर रैंक इंप्रूव करनी है तो 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद फिर लास्ट टाइम में, और यूपीएससी में भी ये देखा है मैंने कि अभ्यर्थी जो है लास्ट अटेम्प्ट में जाके कई, तो उनका प्री फिर मेंस इंटरव्यू होता, बीच में हो ही नहीं पाता। तो जो ये प्री इतना टफ आपका रहा, और इसको इस बार कैसे मैनेज किया कि प्री निकल जाए? क्योंकि पहली बार तो आप बता रहे हैं कि हेल्प करने से या ग्रुप स्टडी करने से 2-3 बातें समझ में आई, तो आपका प्री निकला, आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन इस बार प्री कैसे निकाला जब 2 बार असफलता आप चख चुकी थी?
कहते हैं ना कि असफलता के बाद एक ये नेगेटिविटी भी हावी होने लगती है कि भाई मेरा तो फ्री नहीं हो रहा है, आपके बार पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसको कैसे मैनेज किया आपने? प्री जिस बार मेरा ये वाला 19 वाला प्री था, उसमें मुझे पढ़ने का सबसे कम टाइम मिला था। मैं बस 20 दिन ही पढ़ पाई थी, कुछ फैमिली फंक्शन से, कुछ फैमिली रीजन से, तो मैं बहुत कम दिन पढ़ पाई थी। पर वो जो प्री का पेपर था वो काफी कंसेप्चुअल था, पुरानी तैयारी पे बेस्ड था, तो इसलिए मेरा इजीली वो क्लियर हो गया। पैटर्न प्री का यहाँ पे बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत बार बदलता है। तो मैं कहूंगी जिस बार भी जिसका भी प्री क्लियर होता है, आप दूसरा चांस ही मत लीजिए, आप बिल्कुल उसी बार मेंस को निकालिए, क्योंकि अगली बार आपका प्री हो सकता है फिर ना निकले। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, खुद मेरे साथ भी हुआ। 2020 का प्री मेरा फिर नहीं निकला था ना, अभी जो 20 वाला मेंस हुआ। तो ओके ओके, तो यानी कि क्या ना, मोटी बात है कि जो एक बार निकल जाए तो उसको अच्छे से करके मेंस निकाल के इंटरव्यू लेके बिल्कुल सिलेक्शन ले बिल्कुल। ले, फिर बाद में देखा हाँ जाएगा जो होगा तो होगा। चलिए, तो मैम ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, दो तीन चीजें, कि एक तो ग्रुप स्टडी पे आपने बहुत फोकस किया कि ग्रुप स्टडी करने से काफी बेनिफिट होता है, डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की कमी एक दूसरे की पता चलती है। मैम दो तीन बस चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहूंगा कि प्री के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए कुछ मंत्र देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं वो अभी से, क्योंकि एक धारणा रहती है कि प्री मेंस की तैयारी कई बार कहते हैं अभ्यर्थी अलग अलग करनी चाहिए, कई बार कहते हैं कि ये समय के, यानी कि एक कलेक्टिव स्टडी है, प्री मेंस अलग नहीं होता। तो इसके लिए मैम कुछ आप बताना चाहेंगे कि प्री का अलग, मेंस का अलग, इंटरव्यू का अलग, कैसे इसको मैनेज करें? सबसे पहले एक बेसिक कंसेप्ट बिल्ड करने होते हैं जो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो जो आप बेसिक बुक्स आप एक बार पढ़िए, और वो आप तब पढ़िए जब ऐसा ना हो कि प्री 1 महीना 2 महीना बचा और आप तब पढ़ रहे हैं, आपको पहले से पढ़ के रखिए, आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर जब आपके प्री को 2 महीने बचते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थ्योरी करने के बाद आपको चाहिए तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ये हम लोग करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं प्री के लिए। जी भले मेंस के लिए ना करें, बट प्री के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस 30-40 से ऊपर नहीं बनेंगे। उसके बाद आपको सिलेक्टिव एलिमिनेशन करना, ऑप्शन एलिमिनेशन करके आपको अपने क्वेश्चंस लेके जाने होते हैं 60-70 तक, 70 कई बार 80, क्योंकि कई बार आंसर्स ऐसे ले लेते हैं आयोग की आपके बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि जितना आता है उतना ही करो। पहले ऐसी स्ट्रैटेजी सजेस्ट की जाती थी कि आप जितना आता है उतना कर लीजिए और आप आगे मत बढ़िए। अब आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जी आपको जो बन रहा है उसके बाद आप सिलेक्टिव एलिमिनेशन कीजिए। सिलेक्टिव एलिमिनेशन अब तभी पॉसिबल है जब आपको वो चीज का प्रैक्टिस हो। तो प्री के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये सब मैंने किया था। उसके बाद मेंस की बात है, तो मेंस में राइटिंग प्रैक्टिस है। तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं रोज सिर्फ पढ़ूंगा और मैं जाके सीधा एग्जाम में लिखूंगा, तो आपका जो क्वालिटी है वो डिटोरिएट करेगा ही। तो मैंने जो किया था, मैं वैसे भी मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं बिना लिखे नहीं पढ़ सकती, मेरी बचपन से आदत है। तो मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ, जब मैंने इंटरव्यू के लिए भी पढ़ा, तो मैं एक कॉपी पेन में लिखते लिखते पढ़ती हूँ। तो आपको दो चीजें होती है उससे, एक तो आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं जो आपको फाइनल रिविजन में काम आते हैं। जी सेकेंड चीज कि आपका राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है मीन्स में। जब आप 7 पेपर लिखते हो एक दिन में, दो दो पेपर, जी तो 5-6 पेपर तक आते आते आपका हाथ ऐसा करता है कि आपको लगता है कि अब मैं लिख ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी। जी तो वो चीज के लिए, ये दोनों चीजों के लिए काफी ज्यादा कारगर चीज है कि आप लिखो। आप लिखोगे तो आपके लिखने की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी। तो मेंस के लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई। ऑल्दो मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी, बट एक्चुअली ऑफिस के साथ इतना टाइम नहीं मिलता है, पाता है कि आप दोनों चीजें कर पाओ। तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं खुद पढ़ लूं या तो मैं टेस्ट सीरीज चली जाऊं। तो आई चोज कि मैं अपना पढ़ाई कर लूं, और साथ साथ में जो मैं लिखती गई उसने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया था। और इंटरव्यू के लिए अराउंड 15-20 डेज तो सबको मिलता ही है। थोड़े दिन पहले से आप करंट को देखते रहिए, न्यूज पढ़ते रहिए, तो आपको एक बेसिक आप टच में तो रहते ही हो। फिर जो 15-20 दिन मिलता है उसमें आप पढ़ो। जैसे इस बार स्टैटिक पोर्शन से भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली हिस्ट्री से। हर बोर्ड से कम 3 या 4 क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री, और छत्तीसगढ़ से पूरा जो जनरल स्टडीज होता है उससे पूरे क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको बहुत ज्यादा उस टाइम पे रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार कम से कम बिल्कुल गो थ्रू करके जाना पड़ता है, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, पूरा स्टैटिक पोर्शन में। प्लस उसके अलावा जो आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनसे पूरा, जो आपके ग्रेजुएशन से रिलेटेड, अगर आप प्रीवियस जॉब कर रहे हैं तो उसका इन डेप्थ जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जो एक्ट से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो करंट है, इतना आपको इंटरव्यू के लिए करना पड़ता है। और अपने बायोडेटा से रिलेटेड, अपने हॉबी से रिलेटेड सब प्रिपेयर करना होता है। जैसे मैंने अपनी हॉबी डाली थी टीचिंग और सिंगिंग,
तो टीचिंग से रिलेटेड मैंने सारा कुछ प्रिपेयर किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जैसे आरटी एक्ट हुआ, और जो भी चीजें हैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जैसे अगर आप फीमेल हैं, या अब तो इस बार तो मेल से भी पूछा गया, फीमेल एम्पावरमेंट और इस सब के बीच में क्वेश्चंस। सिंगिंग हॉबी डाल रहे हैं तो क्लासिकल, ऑल्दो आप ट्रेन नहीं है तो भी आप कोई एरिया मत छोड़िए अपनी तरफ से, कि जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सके। स्टिल आप जाएंगे वहां पे तो हो सकता है आपको नया ही पूछा जाए, बट अपनी तैयारी 100% करके जाना चाहिए। मैंने ये लास्ट टाइम नहीं किया था, ये इम्प्रूवमेंट भी मैंने इस बार किया, इंटरव्यू वाली चीज, तो ये भी मैं सबको सजेस्ट करूंगी। हाँ मैम, 2-3 प्रश्न अभी और मेरे मन में उठ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टीम के भी आ रहे हैं, 1-2 प्रश्न और मैम से पूछिए, वो भी सब लोग सुन रहे हैं। मैम एक तो मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मॉक का क्या रोल रहता है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि काफी अभ्यर्थी रहते हैं मॉक देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। कई मॉक से कई बार क्या होता है कि हम जब मॉक देने जाते हैं तो हमारी जो अपनी मौलिकता है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस कर दिया जाता है कि आप ऐसा बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा, आप ऐसे ड्रेसअप कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। तो हर कैंडिडेट मन में रहता है कि हमको मॉक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में आपने मॉक दिए थे? नहीं, मैं जैसे आपको बताई कि टाइम की बहुत कमी रहती है सर्विस वाले लोगों के पास, तो आके 6 बजे 7 बजे के बाद बस 2 घंटा ही मिलेगा, उसमें आप अपनी तैयारी कर सकते हो, या तो आप मॉक टेस्ट सीरीज ये सब कर सकते हो। तो वो एक मैंने सोचा कि मेरे लिए बेटर ये रहेगा कि मैं पढ़ लूं, क्योंकि एकदम नए लोग जो रहेंगे, जैसे जो फ्रेशर्स है, उनको थोड़ा सा, क्योंकि नए बच्चे रहते हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे हो सकता है वर्क करने की जरूरत हो, या कुछ आपको कोचिंग से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मॉक्स में कई बार वो लोग करंट वरेंट का क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप एक चांस ले सकते हो कि हो सकता है तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, जैसे मैंने लिया। पर मॉक का एक मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट वो तभी है जब आप कंसिस्टेंटली बहुत सारे मॉक दें। जैसे आपके हैबिट्स तभी इंप्रूव होंगे जब आप कोई चीज रोज कर रहे हैं। अगर आप कोई एक मॉक देने जा रहे हैं, देन आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे मत बैठिए या आप इतना फास्ट मत बोलिए, तो वो एक दिन में इंप्रूव होने वाली चीज नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग्स में ही जाके मॉक दें। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर हैं जो थोड़ा बहुत आपको गाइड कर सकते हैं, आप उनके साथ भी रोज बैठ के अपने हैबिट सुधार सकते हैं। ये वाली बात मुझे एक मेरे कलीग ने ही बताई थी कि वो ऐसा करती थी, रोज अपने फादर के साथ, ब्रदर के साथ बैठ के रोज बिल्कुल फॉर्मल में उसने अपने हैबिट सुधारे। तो मॉक का ठीक है, ये रोल हो सकता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1-2 मॉक से इस बार डिमोटिवेट हो गए, और मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी फ्रेंड है, बट उसने इंटरव्यू में 100 से ज्यादा स्कोर किया है इस बार, और बहुत अच्छी जगह मॉक देने के लिए गई थी, तो वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गई थी। तो वो भी होता है, दोनों चीजें होती है। तो आपको बैलेंस करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। पर मैं यही कहूंगी कि 1-2 मॉक देने का मुझे कोई रीजन नहीं नजर आता। या तो अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत सारे दें, या फिर आप मत दें और अपना रिस्क लेके जाएं कि ठीक है मुझे जो आता है ठीक है करके। जी। मैम मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, क्योंकि 2-3 बातें मैं बार-बार एक नोट कर रहा था कि आप पहले एफसीआई में, फिर सेंट्रल एक्साइज में, फिर आपका 2016 में सिलेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है करीब 10 वर्ष हो गए आपको जॉब करते हुए, अलग-अलग क्षेत्र में। उसके बाद आप मैरिड भी हैं, तो परिवार को भी समय देना है, इधर जॉब भी करना है, और उसके बाद फिर ये 8 रैंक। क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी लोग, भई अब तो नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन हो गया, ठीक है, ओके, समय नहीं निकल पाता, नहीं तो हम भी कर जाते। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने कैसे मैनेज किया अपना सब, परिवार को भी, इसके अलावा जॉब को भी और फिर अपनी प्रिपरेशन को भी? ये भी मैम थोड़ा मंत्र बताइए कि ताकि जो प्रेशर है या जो अभी सोचते हैं कि हम करें, ना करें, तो उनके लिए आप एक। पहले चीज तो ये है, देखिए आप कोई भी चीज तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर से वो चीज का इंटरेस्ट हो। जैसे धकेल धकेल के आपको कोई चीज कराया नहीं जा सकता। और मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि अगर आप एक्चुअली कोई चीज करना चाहते हैं ना, आप उसके लिए समय निकालते हैं, आपकी अपनी प्रायोरिटीज आपको सेट करनी होती है। बहुत ज्यादा समय ये नहीं मांगता है, ठीक है। अटेम्प्ट ज्यादा थे मेरे, 2-3 बार तो मैंने दिया ही था। पर अगर मुझे इंटरेस्ट था तो मैं 1 साल, एटलीस्ट 1 साल, लास्ट जब जून में रिजल्ट आया था तब से लेके, ये पेपर भी थोड़ा सा शिफ्ट हुआ, कि 1 साल मैंने हर दिन शाम को कोशिश की थी कि मैं बैठूं। हर दिन हो तो नहीं पाता था, बट एटलीस्ट मेरे माइंड में ये रहता था कि मुझे बैठना ही है 7 से 9। तब उस टाइम पे मैंने और कोई एंगेजमेंट्स नहीं रखे थे 1 साल के लिए, एज फार एज पॉसिबल। अब मैरिड होने के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, फैमिली देखना होता है, फेस्टिवल्स भी हम लोग के यहाँ बहुत होते हैं, सब देखना होता है। वो सब चीज के लिए फैमिली सपोर्ट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। इनिशियली उन्हीं का ड्रीम था कि मैं पीएससी करूं। मेरा उसके उनके इंकरेज करने के बाद ही मुझ में ये इंटरेस्ट आया कि हाँ मैं भी करूं करके। तो बिल्कुल फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मम्मी पापा हो चाहे हस्बैंड हो फैमिली हो, वो लोग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि क्योंकि अल्टीमेटली सैक्रिफाइसेस उनको ही करने हैं, टाइम उनका ही। अब जो शाम का टाइम है वो मेरी फैमिली का टाइम था, वही मैंने कट ऑफ करके पढ़ाई की। तो बिल्कुल मुझे बहुत ज्यादा फैमिली सपोर्ट मिला और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज के लिए। और लेकिन इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर मुझ में इंटरेस्ट नहीं होगा या किसी में नहीं होगा तो उसे धकेल के कोई चीज नहीं कराया जा सकता है। बिल्कुल। अभी हमने पूरा मैम से देखा, तो मैं तो यही बात समझा हूँ कि एक तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जिस भी कार्य में आप हैं, इंटरेस्ट होता है तो मन अपने आप ही ऑटोमेटिक उस काम में उत्साहित होकर करते हैं और हमको रिजल्ट मिलता है। और दूसरा, परिवार का, फ्रेंड सर्किल का, कलीग का, उन सबका सपोर्ट होने से कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो मैम, बड़ा अच्छा लगा, आपने समय दिया डायलॉग मंच को। बहुत बहुत आभार। और हम जरूर कहेंगे कि इस इंटरव्यू से काफी अभ्यर्थियों को और खास तौर से महिलाओं को, जो मैरिड भी हैं और जो भी कर रही हैं, उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी कि हमको किस प्रकार सबको मैनेज करते हुए और अपने लक्ष्यों को क्या करना है, पाना है। बहुत बहुत आभार मैम आपका। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।